किसके लिए रुका है, किसके लिए रुकेगा, करना है जो भी कर ले, ये वक्त जा रहा है, ये वक्त जा रहा है। किसके लिए रुका है, किसके लिए रुकेगा, करना है जो भी कर ले, ये वक्त जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मोहित बरुआ और आप देख रहे हैं बरुआ का शो मस्ट गो ऑन। आज रंगमंच के सुहाने सफर में हमारे साथ लखनऊ के वरिष्ठ रंगकर्मी एस काले जी हैं। नमस्कार एस काले जी। मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूँ, एस का पूरा नाम आपका क्या है? स्वतंत्र काले। स्वतंत्र काले जी हैं। सभी लोग यहाँ पे रंगमंच पे एस काले के नाम से नहीं, स्वतंत्र काले के नाम से जानते हैं। तो आपने रंगमंच की ये जो रंगमंच में आप रंगमंच कर रहे हैं लखनऊ, कब से कर रहे हैं लखनऊ में आप? लखनऊ में ही हमारी रंगभूमि रही है तो और लगभग 48 साल हो गए। 48 साल हो गए 73 से समझिए कर रहे हैं। तो रंगमंच में आप सर्विस भी कर रहे थे तब? हाँ, वह सर्विस करता था भारतीय खाद्य निगम में। अच्छा, खाद्य निगम में। तो किस सन में रिटायर हो गए आप? मैं 2009 में। 2009 में हुए। उसके बाद भी आपका निरंतर चल रहा काम? हाँ, रंगमंच में लगातार चलता रहा और बीच में अगर 1-2 साल कहीं बाहर पोस्टिंग हुई, ट्रांसफर हुआ। हाँ। कुछ सौभाग्य ऐसा था कि मेरी पूरी सर्विस ऑलमोस्ट लखनऊ में रही, पूरी लखनऊ में रही और डिपार्टमेंट की जितनी भी कल्चरल एक्टिविटीज वगैरह होती थी उन सबको ऑर्गेनाइज करना, उसमें पार्टिसिपेट करना। अच्छा, ये सब होता था। तो पहला नाटक जो रविंद्रालय में हुआ वो सन 74 में मैंने 74 में। तो आपने अभिनय किया था? अभिनय शुरुआत अभिनय से ही हुई। हाँ हाँ। और वो भी हमारे डिपार्टमेंट में थे जो इसके डायरेक्टर थे, निर्देशक। हाँ, उस नाटक का नाम था मिलावट। तो लगभग 2 घंटे की वो स्क्रिप्ट थी। वो एक तरह से फुल फ्लेज नाटक पहला मेरा था। उसके नाटक के निर्देशक PR विश्वमरन थे। तो वो आपके डिपार्टमेंट के थे कि बाहर के? वो डिपार्टमेंट के थे और लेकिन वो इंटरेस्टेड रहते थे और वे कुछ केरल के मलयालम वगैरह के नाटक वो निर्देशित कर चुके थे। अच्छा। यहाँ जब उनकी पोस्टिंग हुई तो उन्होंने कुछ लोगों को इकट्ठा किया तो उनको पता लगा कि हम भी इंटरेस्टेड करते रहते हैं। मतलब करते क्या रहते, तो उस समय तक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था और न कोई रंगमंच के संबंधी, बस नाटक जरूर जब कभी अदा कदा होते उस समय 5-6 महीने में कोई नाटक डाले में देखने को मिलता था। कोई नाटक लखनऊ में वो ही नहीं थी, इतनी मतलब सक्रियता नाटक नहीं थी। लेकिन हाँ, ये है कि संगीत के प्रोग्राम वगैरह होते थे तो नाटक में रुचि थी। तो वो गिने चुने लोग थे उंगलियों में जो नाटक करते थे तो जाता था देखने। तो उस समय आपके टाइम में कौन सी संस्था थी जो काम कर रही थी फिर आप? उस समय हमारे टाइम में जब मैंने शुरू किया तो एक तो राज बिसारिया जी की थी। हाँ, वो लखनऊ विश्वविद्यालय के बच्चों में वहाँ वो थे, वहाँ वो प्रोफेसर थे। तो वहाँ इंग्लिश डिपार्टमेंट में शेक्सपियर वगैरह के नाटक किया करते थे। तो वो टॉ के नाटक हमने एक आध देखे थे। तो उसके बाद जो है वो 73 के आसपास ही दर्पण की स्थापना हुई। अच्छा। और 72 या 73 में ऐसे ही हुई और 73 में संकेत संस्था बनी। अच्छा अच्छा। हाँ, उस समय वर्तमान में अध्यक्ष हैं। तो उसके संकेत की संस्था कब बनी आपकी? किस सन? 73 में बनी। हाँ, मतलब हम अब अगले साल उसकी 50वीं वर्षगांठ करेंगे अगर सब माहौल ठीक रहा तो करने का इरादा है एक बहुत व्यापक रूप। तो जब आपने संस्था बनाई तब उस पर कौन सा नाटक किया था? संस्था मैंने नहीं बनाई। हाँ, मैं बाद में उसमें प्रवेश किया। और उसके फाउंडर मेंबर थे के.बी. चंद्रा जी और डॉक्टर बी.एन. शर्गा। दोनों की बेचारों की जो है ख्याल हो चुके हैं। और वो अध्यक्ष थे हमारे डॉक्टर बी.एन. शर्मा। उनकी डेथ के बाद जो है वही अपनी उसमें सौंप गए थे कि क्या कहते हैं कि अध्यक्ष जो है मेरा नाम वो कर लोगों को कहे गए थे कि भाई इनको बना दे।
तो इस समय मैं संस्था में पहले भी अध्यक्ष रहा हूँ 1 आध साल के लिए। हाँ। लेकिन फिर संस्था में लौट आए थे शर्मा साहब, तो वही जीवन पर्यंत रहे। और कुछ दिन बीमार रहे, बेड रिडन रहे करीब 5-6 साल। तो जब बेड रिडन रहे तो लिखने लिखने में भी दिक्कत होने लगी। तो उन्होंने कहा, मुझे फ़ोन आया कि भाई आप स्वीकार कर लें, आप चलाएं, अब मैं समर्थ हूँ और मैं चाहता हूँ संख्या जो है चलती रहे। तो फिर स्वीकार किया, तो अभी तक मैं हूँ उसी में। में। तो आपने पहले कौन कौन से किन किन निर्देशकों के साथ आपने नाटक किए? एक्चुअली सन 73-74 में उसका नाटक हुआ था जो मैंने अभी आपको बताया। हाँ, मिलावट रविंद्रालय में। 75 में उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी का एक वो हुआ करता था, 2-3 सालों से चल रहा था, एक फेस्टिवल हुआ था। और उसमें वो प्राइज वगैरह दिया करते थे, बेस्ट जो है अभिनेता, निर्देशक। तो उसमें उत्तर प्रदेश की टीमें आया करती थी, लखनऊ की भी टीमें होती थी। तो हमारे टाइम में एक लकड़ीस थी संस्था, वो भी काम करती थी। दर्पण थी, लकड़ीस थी, और ये मेघदूत वगैरह बाद में आई हैं। तो इस तरह से जब 75 में जब उनका वो फेस्टिवल के लिए एक ऑफर आया कि आपका नाटक करना चाहे तो फॉर्म भर दीजिए। तो वो उस कंपटीशन में हम उतरे थे, 13-14 नाटक या 12-13 ऐसी कुछ था, याद नहीं। तो वो नाटक कई संस्थानों, उत्तर प्रदेश की और लखनऊ की भी संस्थाएं थी, कानपुर की भी संस्था उतरी थी। अच्छा। उसमें कंपटीशन में तो हमारा जो भारतीय खाद्य निगम की तरफ से हमने 75 में उसमें एंट्री ली थी और बहुत अप्रिशिएट किया था। मुझे लगता है कि वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तो नहीं मिला था, लेकिन वो 4थी पोजीशन पे हमारे जो नाटक कौन सा था? वही मिलावट। हाँ, वो दूसरा शो किया था हमने। उसके बाद जो उसके बाद जो है 75 में संगीत नाटक अकादमी ने एक बिसारिया साहब के निर्देशन में एक वर्कशॉप, मतलब प्रशिक्षण केंद्र जो है वो की। उसमें जितने भी उस समय के स्थापित रंगकर्मी थे, मतलब तो सब काम कर रहे थे, उन सबको इनवाइट किया जो प्रशिक्षण लेना चाहते हैं वो आए और इसमें करें। तो रविंद्रालय में प्रशिक्षण होता था करीब 4 महीने 5 महीने। इमरजेंसी का दौर शुरू हुआ उसी में, और हम लोगों के मतलब जितने भी सीनियर वगैरह थे न, जैसे विश्वनाथ मिश्रा जी हुए, डेथ हो गई उनकी काफ़ी। तो सबसे बुजुर्ग थे हम लोगों के इसमें। टॉ में जो काम करते थे वो मेंबर थे, दर्पण में जो करते थे वो मेंबर थे। तो वो सब उन्होंने प्रशिक्षण लिया था। तो उसमें कोई नाटक भी रखा गया था? हाँ, उसमें 4-5 नाटक वो तैयार हुए ना और किए गए थे वहाँ। तो उसमें आपने भी भाग लिया? हाँ, वो उस एक तरह से मतलब सभी लोगों को पार्टिसिपेट करना मतलब आवश्यक था। करीब उसमें 30 के लगभग स्टूडेंट लड़कियाँ थी, तो उन सबको पार्टिसिपेट करना था। कोई किसी में कर रहा था, कोई 2 में कर रहा था, कोई 1 में कर रहा था, सब कर रहे थे। और वहीं भारतीय नाट्य केंद्र की स्थापना हुई। अच्छा। उसी में पहला जो है नाम उसको, तो हालांकि वो उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की तरफ से था, लेकिन फिर भारतीय नाट्य केंद्र था। उसके बाद अगले साल 6 महीने के लिए भारतीय नाट्य केंद्र बना, और बाद में धीरे धीरे वो 3-4 सालों में भारतीय नाट्य अकादमी स्थापित हो गई। तो समझिए कि प्रशिक्षण का जो पहले सबसे पहला अगर यूपी में कोई वो माना जाएगा तो वो वही बिसारिया साहब का शुरुआत वो अमृतलाल नागर जी थे और लोग थे। तो इन सब के सामूहिक प्रयास से ये हुआ। सरकार से मतलब ये सहयोग मिला, प्रेशर मिला, इन लोगों ने सब मतलब कोशिशें की होंगी, और तब जो कि ये भारतीय तो पहले भारतीय नाट्य केंद्र संगीत नाटक अकादमी के उसमें था। बाद में दोनों अलग कर दिए गए। इनकी जो भी इनकी सहायता होती भारत सरकार की या उत्तर प्रदेश सरकार की, वो अलग अलग होने लगे। तो फिर अपना मैनेजमेंट वगैरह सब अपना अलग अलग देखने लगे। तो ये
ये कहानी तो लखनऊ रंगमंच। तो आपने अभिनय के साथ निर्देशन भी किया? हाँ, मैं निर्देशन कब से शुरू किया आपने? मैंने उसी दौरान दुर्गा पूजा वगैरह में भी हाँ, नाटक लोगों ने कहा हाँ होता है कि वो करें, हिंदी ज़्यादातर बंगाली में होते थे। हाँ, एक हिंदी भी होता था। तो एक दिन जो है हिंदी के लिए मुझसे कहा कि आप कर दो, तो मैंने वहाँ 2-3 साल किया है। एक में शायद किसका हाथ किया था, हल्के फुल्के नाटक होते थे, कोई बहुत वैसे नहीं, और सब मिलजुल के करते थे। तो निर्देशन के लिए मुझसे कहा गया और रोल भी करता था और निर्देशन भी करता कर देता था। तो 2-3 साल किसका हाथ, अंडर सेक्रेटरी वगैरह, और 75 में तो मैंने जब वो कर लिया तो उसमें तो फिर सभी चीज़ें बहुत बारीकी से समझाई गई, चाहे वो निर्देशन हो, स्टेज का एक्ट हो, हाँ। लाइट हो, मेकअप हो, एक्टिंग हो, सभी पर उसमें काम होता था। काफ़ी मतलब उसका जो सिलेबस था वो काफ़ी अच्छा था उस टाइम। अच्छा, बाद में और डेवलप हुआ होगा। तो आपने अपनी संस्था में संभागी नाटक भी किए, संगीत नाटक? हाँ, संभागी नाटक में पार्ट लिया, काफ़ी लिया। वो बाहर भी गए हैं संभागी नाटक। संभागी अब उनका आता था ऑफर किया, लेटर आता था, हाँ, लेटर आता था, संभागी नाटक होने जा रहा है, अगर आप इच्छुक हो, आपकी संस्था इच्छुक हो तो आप वो पार्टिसिपेट। जब हमारा इच्छा होती थी ठीक है तो चले जाते थे, नाटक तैयार कर लेते थे। तो पूरे यूपी के लिए होता था पहले। हाँ, पूरे यूपी के लिए होता था। तो वो जो है किया, बहुत तो नहीं किए लेकिन किए हैं। मतलब हमने जौनपुर में भी किया, वो छोटी छोटी जगहों पे करते थे। तो मतलब रंगमंच के विकास के लिए ऐसी जगह चुनते थे कि यहाँ से, ताकि नाटक का जौनपुर में भी किया अभी पिछले साल नहीं, 4-5 साल पहले, तो कोरोना के काल में थोड़ा 5-6 साल हो गए होंगे। तो वो किया, और शायद कानपुर में भी किया, मुझे याद पड़ता है। हाँ, एक फैजाबाद में भी किया। तो इस तरह से जो है नाटक किए हमने। तब उस समय चंद्रमोहन जी थे आपके टाइम में? तो चंद्रमोहन जी ने ऑर्गेनाइज करते, उसके बाद नहीं किया। चंद्रमोहन जी जाने के बाद शायद पता नहीं वहाँ हुआ भी कि नहीं हुआ शायद, या 1-8 साल और हुआ। 1-8 साल और हुआ। चंद्रमोहन जी बहुत अच्छे मिलने वालों में थे आपके। वहाँ दुर्भाग्य काफी परिचय रहा हमारा। दुर्भाग्य रहा कि थोड़ा सा बीमार हो गए, एकदम से बीमार हो गए, और वो उनका बहुत योगदान है। संगीत नाटक में काफी काम किया और संभागी तो के पूरे इंचार्ज वही थे, और टीमें जाती थी, तो पूरा देखभाल करना, बताना ये वो ऑर्गेनाइज करना, सब कहीं कोई तकलीफ नहीं बहुत तो उसमें किया है। और जहाँ तक मुझे याद है चंद्रमोहन जी के ही उसमें हम लोग गए हैं। तो ये हुआ। उसके बाद हाँ, फिर लखनऊ विश्वविद्यालय में रंगमंच विज्ञान का एक वो खुला फैकल्टी। वो करीब मेरे यहाँ 2 सत्र चला, वो 2-3 सत्र। उसके बाद बंद हो गया, स्टूडेंट नहीं मिले या क्या हुआ, या वो वहाँ का फैकल्टी पूरी नहीं मिली, इसीलिए जो हुए। तो 2-3 साल चला। तो उसमें कुछ इत्तेफाक रहा कि उसमें देते थे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है। हाँ, रंगमंच विज्ञान। तो बंद हो गया, वो बंद हो गया। हमारा बैच था, उसके बाद ही बंद हो गया। तो हमारा शायद दूसरा बैच था 98 में। अच्छा। तो उसमें ग्रेजुएट लोग ही एडमिशन लेते थे, जो ग्रेजुएट होते थे उन्हीं को एडमिशन मिलता था। तो जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है ना, वो अब तो एनएसडी और ये संगीत नाटक कर ही रही है, जो बीएनए कर रही है ना, जो 2 साल का कोर्स है, जो वही चालू हो गया एक तरह से देखा जाए। हाँ, नहीं वो पहले से चल रहा था। बीएनए पहले चल रहा था। अच्छा, 75 से शुरू हो गया था बीएनए। तो अच्छा। हाँ, और ये तो 97 में खुला है शायद, और 99 तक चला है। ये 99 जो आप बता रहे 2000 तक अच्छा, चला है, 3 साल चला होगा। तो वो हमने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया रंगमंच विज्ञान में। तो वहाँ भी थोड़ा बहुत सीखने मिला, हालांकि सीखे हुए तो थे ही, लेकिन तब भी वहाँ बहुत फायदा ही होता है थिएटर करने गया। और एक चीज, ये पहले के रंगमंच में जो बच्चे करते थे और अब के रंगमंच में थोड़ा सा कुछ तो। हाँ, पहले में और आज में अंतर है। पहले जो रंगमंच करते थे हम लोग, याद है हमें कि लखनऊ में 2-3 संस्थाएं, 3-4 संस्थाएं सक्रिय थी, मतलब इतनी बहुत रही होंगी, 5-6 रही होंगी, जो कि रंगमंच करते थे। लोगों को बाहर से
अच्छे निर्देशकों बुला के वर्कशॉप भी करते थे उन्हीं निर्देशकों के उसमें, और नाटक भी तैयार करते थे। तो बहुत कुछ सीखने को मिलता था। तो वो करते थे और ग्रुप से बंधे हुए होते थे आर्टिस्ट। जैसे अगर हम संकेत से हैं, हाँ, तो अगर हम चले गए तो लोग पहचान जाए संकेत क्या है, दर्पण का है तो पहचान दर्पण का आर्टिस्ट है। और एक दूसरी जगह नहीं जाते थे, अपने ग्रुप के ही। हाँ, जब काम मिल रहा तो क्यों नहीं जाते थे, हर समय और अपनी एक कंपटीशन की भावना रहती थी, हमारा नाटक अच्छा हो। हाँ। तो इस तरह से करते थे हम लोग, और कोई वो नहीं था, मतलब एक डिवोशन था। ये नहीं था कि क्या कहते हैं कि कुछ हमें कुछ उसका अर्निंग हो जाए। अर्निंग कहाँ थी उस समय, वैसे भी आज भी नहीं है थिएटर में। हिंदी रंगमंच का यही दुर्भाग्य है कि उसके अलावा अगर आपने मतलब रंगमंच करना है तो आपको कोई अन्य साधन हो रोजी रोटी का, तब तो आप कामयाब हो सकते हैं। सही वरना आप इस पर निर्भर करके हम रंगमंच करके आप अपनी जीविका पालन कर लेंगे, ये बड़ा मुश्किल काम है। तो उस दौरान जो है वो जितने भी थे सब कहीं नौकरी पेशा थे। तो बस शाम के टाइम, चाहे वो किसी भी ग्रुप में हो, ज्यादातर होते और ऑफिस से निकले हुए थे, अपना 5:30-6 बजे तक इकट्ठा होते थे, और नाटक हो या न हो एक ग्रुप जाता था, बैठते थे, इकट्ठा होता था, बैठता था, अगले नाटक पे विचार और चाहे आप रिहर्सल नहीं भी है तो भी आधा पौन घंटे बैठे, चाय वह सबने पी, बातें की, आगे क्या होगा, कब होगा, क्या होगा, उसकी प्लानिंग होती थी, कैसे चंदा इकट्ठा हुआ, कौन क्या प्रयास करेगा, ये सब बातें होती थी। और नाटक सेलेक्ट होते थे, किसके निर्देशन में हो, क्या हो, कि बाहर से बुलाया जाए या फिर, तो ये सब बातें होती थी। लेकिन आज स्थिति दूसरी है। आज एक कलाकार जो है वो 10-10 जगह जाएगा। हाँ। और संस्थाएं मेरा ख्याल है 70-80 तो लखनऊ में होंगी। सब चल रही कि थोड़ी सी कुछ बंद है, कुछ चल रही है। एक आध नाटकों में उन्होंने अभिनय किया और वहाँ आपस में नहीं मनमुटाव हुआ, उन्होंने एक संस्था खोल दी, उधर के 2 लड़के जोड़े, 2 लड़के थे और 10 दिन की रिहर्सल की और वो की। और उसके पीछे की सबसे बड़ी बात यह है कि वो संस्थाएं बनाते इसलिए हैं कि भारत सरकार ये इधर से हम उसको ग्रांट के लिए तो एक हमारा बायोडेटा बन जाए, तो वो चीज़ है। तो वो रंगकर्म का जो गंभीरता है वो नहीं रहती, वो उनमें नहीं देखी गई है। तो अब लेकिन जो कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो अभी भी गंभीरता से लेते हैं। वो उनकी आप क्वांटिटी देख लेंगे कि भाई हमने जो है 100, उनका बायोडेटा देखिएगा, 100 नाटक किए, वो बताएंगे हमें क्वांटिटी है, लेकिन क्वालिटी नहीं है। क्वालिटी नहीं, आपको कहें तो आप खड़े हो गए, एक डायलॉग सही तरीके से नहीं बोल सकते, ऐसे भी कलाकार हैं। तो काफ़ी कुछ वो है। अच्छा, दूसरी बात ये कि भाई ज़्यादातर अब जो आ रहे हैं वो उनका कोई साधन तो है नहीं जीविका का, तो वो सोचते हैं कि कहीं से भी कोई काम मिले तो बीच में फिल्मों में भी प्रवेश कर रहे। आपने फिल्में करी कभी? नहीं, मैं फिल्मों के लिए नहीं भागा। ये सीरियल है इसलिए कि लखनऊ में उस समय फिल्में बनती भी नहीं थी। एक आध जो बनती भी थी तो वो मेन कलाकार, मुख्य कलाकार तो वहाँ जाते थे, यहाँ भीड़ में खड़ा करने के लिए इकट्ठा करते थे। तो वो इंटरेस्ट मेरा नहीं था कि अपना रंगमंच अपना दफ्तर छोड़ करके अपना जो है वहाँ पे खड़ा हूँ भीड़ में, तो मैंने नहीं की। हाँ, एक सुलह कुल कोई बना रहे थे, तो मैंने जब इंश्योर कर लिया कि उसमें मेरा रोल हो, चाहे भले छोटा हो, तो मैं आऊँगा, क्योंकि उसमें बहुत लोगों की भीड़ भी चाहिए थी, मुझे पता लगा था। अच्छा। तो मैं गया, तो मैंने समझ लिया कि यहाँ पे जो है, जो मुझे बुलाया गया है, तो पता लगा कि भीड़ में खड़ा कर दिया, और कोई डायलॉग है या नहीं है ये भी पता नहीं। तो मैं पहले दिन गया, तो मुझे जब लगा तो मैंने उनसे मना कर दिया क्या कि भाई मैं इससे, तो अगर नहीं आपको डायलॉग, उन्होंने तुरंत पकड़ा दिए इससे कि इतने डायलॉग है, इसको आप तैयार करके आइएगा आपका।
तब मैंने वो किया। उसके बाद फिर आपने और फिर एक दो चार और किए, दूरदर्शन की किए। दूरदर्शन तो चूंकि स्टूडियो में कर रहे हैं कोई वो नहीं, और वो भी अच्छे रोल किए मैंने उसमें। बिन बाती के दीप किया, सागर शेष का ना, हाँ 5-6 एपिसोड में आया दूरदर्शन में, उससे मेन रोल मेरा था। तो उस समय कौन कुमुद नागर कर रहे थे, कौन कर रहा निर्देशन वहाँ पे दूरदर्शन में? आप दूरदर्शन में तो वो लिफ्ट किया गया था हमारा नाटक। अच्छा, संकेत का ही नाटक, संकेत का ही नाटक था। अच्छा अच्छा, आप लोगों ने प्रस्तुति करी थी वो लिफ्ट किया गया था। श्याम नारायण जी हमारे डायरेक्टर थे, तो उनका नाम गया था, लेकिन दूरदर्शन की प्रस्तुति में वो जो उनका प्रोड्यूसर होता है उसका भी नाम जाता है, उसका नाम तो वो रफीक साहब थे। रफीक साहब थे, उनका नाम गया था, और हमारे डायरेक्टर का नाम गया था। और एक कई हुजूर कैसी रही कही थी कॉमेडी, उसमें भी मेरा मेन रोल था। मतलब 5-6 एपिसोड में आया तो थ्रो आउट था, मतलब कहीं हटना नहीं था पूरे 5 पूरे प्ले में रहे, पूरे प्ले में। तो मुख्य भूमिका में वो किया। और संकेत से फिर मैंने नाटक महाभोज सबसे पहले। अच्छा, महाभोज बहुत लंबी कास्ट थी वो तो, और करीब 40 लोग, सही कह रहे हैं। और बाकी बैक स्टेज और मिला के 48-50 हो गए थे। वो नाटक मैंने पहली बार संकेत से किया था, और सबसे बड़ी बात ये थी कि उसमें न्यू कमर थे, पहली बार स्टेज मैंने दिया था। तो उसकी रिहर्सल उसमें 4-6 को छोड़ करके बाकी सब न्यू थे, सबको मैंने पहली बार प्रदान किया था। और जब मैं प्रदान किया तो मुझे लगा कि नए लोगों के साथ अगर सीरियसली काम किया जाए बहुत अच्छा होगा। तो ये जैसे कच्ची मिट्टी का खड़ा है, उनको तैयार करना है, जिस शेप में चाहे उस शेप में डाल सकते हैं। तो वो किया। उसके बाद फिर तो नाटकों की तो कलवर से पहले आपने इधर आपने कोई मैंने लास्ट में कौन सा? लास्ट में मैंने हाई कोर्ट के एडवोकेट्स को लेकर के अच्छा नाटक किया। तो उसमें सब हाई कोर्ट के एडवोकेट थे। कौन सा नाटक था वो? स्क्रिप्ट भी लिखी थी उनके सीनियर एडवोकेट। अच्छा, उन्होंने तो अदालत में कहानी थी, ज्यादातर अदालत की एक्टिविटीज की कहानी थी। मैंने 3-4 नाटक किए हैं अदालत के उस पर। अच्छा, तो वो किया मैंने, वो शायद मैंने 18 में किया। अच्छा 18। उसके बाद भी नाटक किया है 2-3। उसके बाद हाँ, ये जब कोरोना लग गया तो थोड़ा सा 20 में कुछ नहीं किया, 21 में कुछ नहीं किया अभी, और करने की तैयारी में लगे हैं। उधर उठाया था 20 में, जब कोरोना घट गया था तो जनवरी में मैंने उठाया था। फिर वो शुरू हुआ तो फिर हमने कहा कुछ 1-2 लोगों को वो भी हो गया, वायरल बुखार हो गया, तो डर लगने लगा कि इकट्ठा हुआ। तो ईश्वर का वो रहा कि उनको नहीं हुआ कोरोना, लेकिन हमने फिर वो रिहर्सल ड्रॉप कर दी। तो करीब ऑलमोस्ट वो आधा तैयार है। अब फिर करने का उसको रिपीट कर देंगे, 20-25 दिन की रिहर्सल करेंगे। वो कास्टिंग उसकी है, सब कुछ है। तो आप लोग रिहर्सल कहाँ करते हैं? रिहर्सल डिफरेंट प्लेसेस है। आप तो संगीत नाटक अकेडमी में कर लेते हैं, वहाँ वो पीछे रिहर्सल रूम बने हुए हैं। तो उसका क्या किराया देना पड़ता है आप लोगों को? हाँ, वो सबको किराया देना पड़ता है। 4 घंटे के लिए देते हैं। अच्छा। तो सुबह 7 बजे से देना शुरू करते हैं, रात के 10 बजे तक। 4 घंटे के ब्लॉक में देते हैं। अच्छा। जिसको जब सुविधा हो शाम को हम लोग 6 बजे से ले लेते हैं, 6 से 10 तक तो मिल जाता है। पहले से बुक करा लेते हैं, तो पूरा 1 महीने का पैसा दे देना पड़ता है। 1 महीने का वो समझिए साल में 5-6 महीने तो रहता था पहले। जब नहीं तो कितना देना पड़ता है कम से कम इस समय? उस समय तो मेरे ख्याल में 100 रुपये रोज लेते थे। अच्छा, उसी हिसाब। अब करने जाएंगे तब कितना ले? अब मुझे मालूम नहीं। उसके बाद हमने एक दूसरी जगह किया, वहाँ भी पैसा देते हैं, लेकिन शायद वहाँ से कम था। अच्छा। तो वो सुविधाजनक रहता है। गोमती नगर से भी आना हो, किसी को इधर से भी आना हो। हाँ, थोड़ा सा ही देखा, थोड़ा सा पास है, थोड़ा बड़ा हॉल है, और एटमॉस्फेयर जो है वो वही रंगमंच रहता है, क्योंकि सब रंगकर्मी वहाँ पे 2-3 हॉल हैं वहाँ। तो अपना जो है वो दूसरे में कोई और ग्रुप कर रहा है, हम एक में हम कर रहे हैं। अच्छा। तो वहाँ कर लेते हैं, वहाँ अच्छा रहता है। और भी ये भी देने लगे हैं, भातखंडे भी देने लगा है। हाँ, वहाँ भी किए हमने रिहर्सल। और
रिहर्सल की दिक्कत नहीं होती, कुछ और लोगों ने प्राइवेट खोल दिए हैं, अच्छा, वहाँ भी हो जाता है। तो नहीं ऐसी एक जगह हो सब लोग रिहर्सल की, कोई जगह सब लोग मिलके बनाए ताकि सब लोग अपने टाइम बाय रिहर्सल कर सके, ऐसा कुछ बना नहीं कुछ लोगों ने बनाया है। अच्छा। मैंने बताया ना, एक दो लोगों ने बनाया, जैसे मुनाल है उसने बनाया, अच्छा, और ये संगम बहुना उसके उन्होंने अपने घर में भी हाँ उनकी जगह देखी है, रूम में 1-2 साल से चल रहा है वो भी। जितेंद्र मित्तल ने भी अपना थोड़ा सा जितेंद्र मित्तल का भी बना हुआ है, हाँ। उन्होंने तो खैर उनका तो इंस्टीट्यूट ही चलता हाँ है, इंस्टीट्यूट है उनका, म्यूजिक वाला, वो हाँ बच्चों का उससे मेरी रिहर्सल भी होती है। बेटा देखता है उनका। और कैसे है, लोगों को मिल जाती जो, और भी कई जो है जो दे देते हैं, नहीं तो किसी का बड़ा घर हो उसके हाँ, नाम उससे पे लेके गाँव में रिहर्सल कर कर लेते हैं, कोई वो दिक्कत नहीं होती, रिहर्सल की दिक्कत नहीं है। बस ये दिक्कत यही होती है कि ऐसा सेंटर प्लेस हो कि चारों तरफ से लोग आ सकें, टेम्पो वगैरह का रूट हो, अपना जो है ऑटो का ऑटो का आ जाए, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं होती। तो रंगमंच तो आपको फिल्मों से ज़्यादा रंगमंच में अच्छा काम लगता है कि रंगमंच करना चाहिए? हाँ, रंगमंच, आनंद तो रंगमंच में आता है, फिल्मों में क्या कर बैठे हैं, हाँ अब आपका शॉट होने वाला है, ये लीजिए लाइन, और क्या कहते हैं, हाँ वो भी थोड़ा सा ये है कि 4-5 बार टेक किया, हाँ। ना अगले का मूड पता है किस मूड के डायलॉग है, ना आगे का पता है, ना पीछे का, कुछ नहीं, ये आपका पोर्शन है, ये आप कर लीजिए। मगर आजकल तो लड़के थिएटर से कम ज़्यादा फिल्मों में ज़्यादा जा रहे हैं। ठीक है, वो उनको भी कोई साधन चाहिए जीविका का, मिलता है क्योंकि पैसा, इसमें है ही नहीं जीविका। नहीं अब उनको पैसा मिलता है, जाना चाहिए आगे, उन्हीं में से तो आगे निकलेंगे कुछ, और यहाँ के निकले हैं। हाँ काफी लड़के काम और कर रहे लगे हैं, हैं, और तो ये थोड़ा बहुत थिएटर करने से थोड़ा सा लाभ मिल जाता है उनको। ये सीरियल वगैरह शुरू हुए हैं, चैनल बढ़ गए हैं, सब में आने लगे, लोगों को काम मिल रहा है, लोग कर रहे हैं, तो अच्छा है वो कुछ सीख, लेकिन ये है कि कुछ सीख कर जाए जिससे कि उनको वहाँ फ्रस्ट्रेशन ना हो, और पता लगे कि वहाँ से 1-2 साल उन्होंने बीते और कुछ मिला नहीं और वापस आ गए। लेकिन जो अच्छे कलाकार हैं, जो अच्छे तरह से जो है उसको गंभीरता से कर रहे हैं अभिनय, और इसी यही सोच है कि हमें इसी लाइन को पकड़ना, तो अच्छी बात है, अच्छी बात है, और जाए और इन्हीं में से निकलेगा, इन्हीं में से पूरे भारतवर्ष से तो जाते ही हैं लोग, यहाँ से भी जाते हैं, और यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ की जो लैंग्वेज है, यहाँ का जो डिक्शन है, प्रोनाउंसिएशन है, वो तो और जगह से जाते हैं तो वो बात वहाँ नहीं है। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा, कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। चलिए बहुत अच्छा रहा आपके साथ थोड़ा सा सफर रंगमंच का रहा, और हमारा छोटी सी भेंट है जो मैं आपको देना चाहूँगा। अरे नहीं सर, आप लोग ने रंगमंच किया है, बैठ के थोड़ा, और ये आपका थोड़ा सा